हाँ जी भाई, न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करना था। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्रीज। और मैं बता दूं, जर्नल एंट्रीज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कभी भी मैं कुछ भी आपको नहीं कराऊंगा। और आज का टॉपिक अगर आपने कर लिया तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉब्लम आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स में वही वैल्यू रखती है जितनी कि मैथ्स के अंदर काउंटिंग आने की है। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं और आपको गिनती नहीं आती तो आप जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं सीख सकते। अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो पहले आपको ABC आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स की ABC है। अगर आपको गाना सीखना है तो पहले आपको सारे गामा आना चाहिए। बिल्कुल जितनी इंपॉर्टेंस इन बेसिक चीज़ों की अपनी अपनी फील्ड में है उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारी जर्नल एंट्री की अकाउंट्स की फील्ड में। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है, बेस ऑफ अकाउंटिंग है। और अगर बेस आपका कमज़ोर है तो बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह पाएगी। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वही टॉपिक आने वाले टाइम की हर अकाउंट के अंदर आने वाली एंट्री को डिसाइड करेगा। आप कोई फिगर कहीं पर कैसे दिखाओगे, उसके रूट में जो कॉज होगा वो रूट कॉज जर्नल एंट्री होता है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले वो अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक पूरे अकाउंटेंसी में नहीं है। ठीक है, तो अब जरा सीख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या है और कैसे इसे बनाना है। आपकी बुक में जर्नल एंट्रीज बनाने के 2 तरीके दिए हुए हैं, बट मैं यहाँ पर 3 तरीकों से जर्नल एंट्री आपको सिखाऊंगा। तीनों ही तरीकों की मैं बात करूंगा। कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर 2 ही तरीके हमने सुने हैं, 2 ही तरीकों से जर्नल एंट्री बनाई जा सकती है। एक ट्रेडिशनल वे होता है जिसके अंदर 3 रूल हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और दूसरा कुछ मॉडर्न अप्रोच है जिसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल की बात बताई जाती है। बिल्कुल सही। मेथड तो 2 ही है। मैं जो तीसरे की बात करने वाला हूं वो है कंसेप्ट। मेथड तो 2 हैं, लेकिन जो तीसरी मैं बात कर रहा हूं वो इन 2 मेथड के पीछे लगने वाला कंसेप्ट है। कंसेप्ट बिहाइंड द 2 मेथड्स। तो मेरी नजर में 3 तरीके हो गए, 2 मेथड और 1 कंसेप्ट। और ध्यान से समझ लेना, अगर कंसेप्ट आपको पता चल गया तो मेथड तो आराम से समझ आ ही जाएंगे। आज मैं फोकस मेथड्स पे नहीं बल्कि कंसेप्ट पे करने वाला हूं। किस कंसेप्ट से जर्नल एंट्री वर्क करती है, किस कंसेप्ट को यूज रियलिटी में अदर मेथड्स जो हैं वो कर रहे हैं। और ये सारी की सारी बातें समझने के लिए मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि हम किस चीज़ को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। क्या होना चाहिए कि हम जर्नल एंट्री बनाएं। जर्नल एंट्री आखिर है क्या? जर्नल एंट्री किसी भी बिजनेस में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुआ उसकी डिटेल है। आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन आपका होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ भी पैसे का या किसी भी वैल्यू का, किसी भी असेट्स का, किसी भी लायबिलिटीज का, किसी भी सर्विस का कुछ लेन देन अगर होता है तो जो लेन देन हुआ उसमें जो वैल्यू इंक्रीज हुई, जो वैल्यू डिक्रीज हुई, उसको रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना होता है। क्यों डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना जरूरी हो जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उससे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमारे अकाउंट्स में जो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उन 2 पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? एक को नाम देते हैं हम डेबिट और दूसरे को नाम देते हैं क्रेडिट। जैसे मैथमेटिक्स आप करते हैं तो जो भी नंबर आपके सामने आता है, मैं कहता हूँ 25 एक नंबर है तो ये 25 नंबर या तो प्लस का होता है या तो माइनस का होता है। मैं कहता हूँ 2000 एक नंबर है, या तो ये प्लस का होगा या तो माइनस का होगा। उसी तरीके से अकाउंट्स में जो वैल्यू आती है, पहली बात वो जो वैल्यू आती है वो नंबर नहीं होता, वो कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, कोई फाइनेंशियल वैल्यू होती है, वो रुपीज में बात होती है। अगर आप 2000 कहीं पर देख रहे हैं अपने अकाउंट्स में तो 2000 का मतलब 2000 रुपीज है। 2000 कोई नंबर नहीं है, 2000 डजन नहीं है, 2000 केजी नहीं है। अगर आप किसी भी अकाउंट में कोई वैल्यू देख रहे हैं वो जो नंबर वहां पे लिखा हुआ है वो रुपीज है। तो हमारे अकाउंट्स में जो भी ये वैल्यूज हैं वो सारी के सारी रुपीज की वैल्यू है। और हमारे अकाउंट में कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस नहीं बोली जाती। हमारे अकाउंट्स में इन वैल्यूज को क्या बोला जाता है?
डेबिट हो रही है या क्रेडिट। अब डेबिट या क्रेडिट, कब किसे डेबिट बोलना है और कब इसे क्रेडिट बोलना है, उसी का कंसेप्ट है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसे डेबिट और किसे क्रेडिट कहना है। अगर आपको पता चल गया कि डेबिट और क्रेडिट कब कैसे चूज किए जाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके अकाउंट्स में आने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बिना किसी ज़्यादा दिमाग को लगाए आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं नॉट मेथड ऑफ जर्नल एंट्रीज, कंसेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज किस कंसेप्ट को यूज करके बनाई जाती है। जर्नल एंट्रीज, अच्छा, कंसेप्ट को बताने से पहले मुझे आपको बिजनेस से अलग करके रियल लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी बात मैं अकाउंटिंग मेथड से नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बात आपकी करूंगा। भूल जाइए फाइनेंशियल बातों को, बात करते हैं अपनी और आपकी। आप, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर कुछ ना कुछ काम धंधा, बिजनेस, जॉब कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। भूल जाते हैं फिलहाल हम बिजनेस की बातें, अभी बात पर्सनल करते हैं। जरूर करते होंगे, है ना। मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, चाचा ताऊ, दादा दादी काम करते होंगे। रिटायरमेंट हो गया तो पहले काम उन्होंने किया होगा, जॉब उन्होंने की होगी। मेरा सवाल है, उन्होंने वो वर्क क्यों किया या क्यों कर रहे हैं? अगर वो दुकान खोल के बैठे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो क्यों चला रहे हैं? अगर वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है जिसकी वजह से वो काम कर रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। अब सवाल फिर ये उठता है, पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्यों हम मनी अर्न करना चाहते हैं? क्या जरूरत है मनी अर्न करने की? ये चीज मैं बता दूं आपको कि हम जिंदगी में कभी मनी नहीं चाहते। झूठ, आप पैसा नहीं चाहते। पैसा आपके किसी काम का भी नहीं। सोचो, आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आप 500 रुपए का नोट खा लेंगे तो आपकी भूख मिट जाएगी। आप 500 रुपए का नोट खाते हैं कभी? नहीं। अच्छा, आपको ठंड लग रही है तो 500 रुपए का नोट अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं आप? नहीं। आपको सोना है तो 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का नोट बिछा के उस पर सोते हैं क्या? नहीं। नहाना है तो आप नोट से अपने आप को मल के नहाते हैं क्या, या नोट अपने ऊपर डालते हैं क्या? नहीं। तो पैसे का करना क्या जब आपको ये सारा काम किसी काम आ ही नहीं रहा? पैसे का लाइफ में हम कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारी ज़रूरत की हर चीज़ जो भी हम चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, पैसे से वो खरीदा जा सकते हैं। हम अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, पैसे से वो खरीदा जा सकते हैं। हम बढ़िया बेड के ऊपर सोना चाहते हैं, पैसे से खरीदा जा सकता है। पैसे की ज़रूरत रियलिटी में हमें चीज़ों को खरीदने के लिए चाहिए होती है। हमें पैसे का कुछ भी नहीं करना, हमें पैसे से जो चीज़ें हम ले सकते हैं उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे का हमारी लाइफ में डायरेक्टली कोई भी यूज़ नहीं है। इसका मतलब हमारे को जो पैसा कमाना होता है उसके पीछे जो पर्पस हमारा होता है, जिसके लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं, वो है हमें थिंग्स या वस्तुएं मिल जाती हैं उस पैसे से। हमें उन वस्तुओं के को पाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं कहूं कि आपको दो ऑफर मिलते हैं, दो कंपनी से ऑफर मिलते हैं, एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है। कंपनी ए कहती है भाई तुम हमारे पास काम करो, हम तुम्हें 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी देंगे। कंपनी बी कहती है कि हम तुम्हें 1 रुपया भी सैलरी का नहीं देंगे, बट जो भी तुम्हारी इच्छाएं होंगी वो सारी इच्छाओं की चीजें तुम्हें दे देंगे। तुम्हें अगर कार चाहिए तो हम तुम्हें कार देंगे, तुम्हें बढ़िया बेड चाहिए तो हम तुम्हें बढ़िया बेड देंगे, तुम्हें अच्छा मकान चाहिए तो तुम्हें अच्छा मकान देंगे, तुम्हें जो खाना है वो तुम्हें खिलाएंगे, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हें देंगे, लेकिन कैश नहीं देंगे। पहली कंपनी तुम्हें कैश ऑफर कर रही है, दूसरी कंपनी कैश नहीं देगी, लेकिन वो सारी चीज़ें जो तुम चाहते हो, तुम्हें मोबाइल फ़ोन चाहिए, कंपनी मोबाइल फ़ोन देगी, तुम्हें कंप्यूटर चाहिए, कंपनी तुम्हें कंप्यूटर देगी, जो चीज़ें तुम्हें चाहिए, थिंग्स जो भी तुम चाहते हो, वो सारी की सारी थिंग्स बी कंपनी आपको देगी। तो बताइए, कंपनी ए में जॉब करने से फ़ायदा है कि कंपनी बी में?
डेफिनेटली कंपनी बी में, अरे पैसा लेकर भी तो हमें यही चीजें खरीदनी है, पैसे का हम अचार डालेंगे क्या? पैसे का हमें करना क्या है? पैसे से हमें ये चीजें खरीदनी है। तो सबसे पहले तो समझ लेना कि हम जो भी मनी अर्न कर रहे हैं उसके पीछे क्या हमें चाहिए, उसके पीछे हमें कोई ना कोई चीज खरीदनी है, कोई ना कोई चीज हमें चाहिए, उस वस्तु को पाने के लिए पैसा कमाए जा रहे हैं। रियलिटी में अगर आपने बोला है सिर्फ वस्तुओं के लिए, तो ये भी आधा सच है। हम सिर्फ वस्तुएं ही नहीं पाना चाहते, एक और चीज है जिसकी हमें जरूरत होती है, हम एक और चीज भी चाहते हैं। सिर्फ सामान नहीं खरीदना चाहते बल्कि सर्विसेज भी चाहते हैं। सोचो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डेटा रिचार्ज कराते हैं, पैसे देते हैं, बदले में क्या वस्तु लेते हैं? क्यों आपने वो पैसे दिए? आपको क्या कोई वस्तु चाहिए थी? नहीं, आपको डेटा चाहिए था। डेटा एक सर्विस है। आप टीवी ही नहीं खरीदना चाहते, टीवी के साथ आपको केबल का कनेक्शन भी चाहिए। तो जो टीवी आपने खरीदा वो तो वस्तु खरीदी, लेकिन टीवी से एंटरटेनमेंट नहीं होता, हमें केबल के कनेक्शन से एंटरटेनमेंट होता है। आप सिर्फ कार ही नहीं चाहते बल्कि कार को चलाने वाला ड्राइवर भी चाहते। आप सिर्फ लोगों से वस्तुएं नहीं खरीदते बल्कि वस्तुओं के साथ साथ लोगों की सर्विसेज भी खरीदते। तो दूसरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है वो हो सकती है सर्विसेज। सर्विस का मतलब सेवाएं, लोगों की सेवाएं हम चाह सकते हैं। आप बार्बर शॉप में जाते हैं या गर्ल्स ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं आप नहीं, वहाँ पे हम लोगों की सर्विस लेने जाते हैं। वो हमारी ग्रूमिंग करते हैं जिसके लिए हम पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। तो पैसा हमें दो चीज़ें खरीदने में हेल्प करता है। नंबर 1 हमें वस्तुएं खरीदने में हेल्प करता है, नंबर 2 हमें लोगों की सर्विसेज खरीदने में हेल्प करता है। हमें ज़िंदगी में पैसे सिर्फ दो ही चीज़ें खरीदनी होती हैं, या तो वस्तुएं और या तो सर्विसेज। इसके अलावा पैसे का हमें कुछ करना ही नहीं होता। सिर्फ दो काम हमारे हो जाएं तो सारा काम फिनिश। वस्तुएं हमें मिल जाए हमारी मनपसंद की और सर्विसेज हमें मिल जाए हमारी पसंद की। जो हम सर्विस चाहते हैं वो सर्विस मिल जाए तो बात खत्म। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो सर्विसेज और वस्तुएं तुम्हें मिलती ना, इसके लिए आपको कोई ना कोई सर्विस या वस्तु ही देनी भी पड़ती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन और इसी चीज़ को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। हम बिजनेस में लेन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, लेन देन। और यही लेन देन हमारी जर्नल एंट्री के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। मैं इन दोनों पॉइंट को, जो लेन देन मैंने बोला उसको अलग कर देता हूं, लेन देन। लेन देन का मतलब लेना भी होता है और चीजों को देना भी पड़ता है। लेन का मतलब लिया है और देन का मतलब दिया है, यही मतलब हुआ ना। और क्या बोल सकता हूं, लेन का मतलब मैं कुछ गेट कर रहा हूं और देन का मतलब क्या, मैं कुछ गिव करने वाला हूं, कुछ लूंगा कुछ दूंगा। और रियल लाइफ में दोनों काम हमेशा पैरेलल और साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिले कुछ, सिर्फ हम ले लें। हम जब कुछ लेते हैं तो जितनी वैल्यू की चीज हम लेते हैं उतनी ही वैल्यू की चीज फौरन हमसे मांग ली जाती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मुझे मार्केट में जाके ये पेन परचेज करना है जिसकी वैल्यू से 30 रुपीज़ है। तो ये पेन जो मैं लेना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू 30 रुपीज़ है, फौरन जैसे ही मैं पेन लेता हूँ शॉपकीपर को मुझे 30 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। तो सिर्फ ये लिया नहीं मैंने पेन, 30 रुपये वाला पेन लेने के बदले में मुझे 30 रुपये कैश उसको देना पड़ा। लिया भी और दिया भी। पेन मैंने लिया, कैश मैंने दिया और दोनों चीज़ें साथ साथ हुई। पेन मुझे मिला और उसके बदले में कैश मुझे देना पड़ा। मैं कहता हूँ कि मैंने एक कंप्यूटर मुझे पसंद आया और कंप्यूटर खरीद लिया। 40,000 रुपये का कंप्यूटर मुझे पसंद आया, दुकानदार को बोला भैया ये कंप्यूटर मुझे पसंद आ गया, मुझे दे दो। अब मुझसे जब तक वो 40,000 रुपये नहीं ले लेगा मुझे कंप्यूटर नहीं देगा। इसका मतलब मुझे अगर कंप्यूटर को लेना है, मुझे गेट करना है कंप्यूटर, तो मुझे फौरन उसी वक्त उस कंप्यूटर की वैल्यू के बराबर क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। जब तक मैं उसको पैसे ना दे दूं तब तक वो मुझे घर कंप्यूटर ले जाने के लिए नहीं देगा। उल्टा भी हो सकता है, मैं इसी तरह से कैश के बदले में कुछ दे भी सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पुरानी बाइक है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ।
मैंने उस बाइक की वैल्यू 25,000 पे लगाई है। तो अगर कोई पर्सन वो बाइक मुझसे लेना चाहते हैं तो उसे बदले में मुझे 25,000 देने पड़ेंगे। मतलब मैं अपनी बाइक उसे दूंगा बाइक बिल्कुल दूंगा, लेकिन बाइक देने के बदले में मैं उससे क्या लूंगा मैं उससे कैश लूंगा। मुझे पैसे की ज़रूरत ही लेन देन करने के लिए होती है। मुझे चीज़ें मिल जाएं तो मुझे उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ देनी भी पड़ती है। अब मुझे अगर कैश मिलता है से 25,000 पे तो मुझे अपनी बाइक देनी पड़ेगी 25,000 जिसकी वैल्यू लगाई गई है। और सिर्फ वस्तुएं ही नहीं खरीदी बेची जाती, सेवाएं भी, सर्विसेज भी खरीदी बेची जाती। आप बिजली का बिल भर के आते हैं 5,000 पे। जब आप 5,000 पे जमा करा के आते हैं तो आपने रियलिटी में वहां पे बैठे व्यक्ति को, पर्सन को क्या दिया? आपने 5,000 पे के नोट गिन के उसके हाथ में रख दिए। आपने कैश दिया, लेकिन कैश आपने यूं ही नहीं दे दिया। इस 5,000 कैश को देने के बदले में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। आपने इलेक्ट्रिसिटी ली तो आपने बिल दिया। अगर मैं कहता हूं कि मैंने पावर का कनेक्शन ही ले रखा तो क्या मैं बिजली का बिल भर के आऊंगा? नहीं। मैंने अपने घर में एक मेड को रखा है। अब मेड यूं ही तो मेरे पास आके खाना नहीं बनाएगी, और अगर मेड आके मेरे को खाना बना के दे रही है तो इसका मतलब वो मुझे एक सर्विस दे रही है। उस मेड की सर्विस के लिए मुझे उसे क्या देना पड़ेगा? कैश। लेकिन ये कैश मैं यूं ही नहीं दे रहा, मैंने मेड की सर्विस ली है। अगर मेड मुझे सर्विस देना बंद कर दे तो मैं उसे कैश देना बंद कर दूंगा। मतलब लिया है तो दिया है। आप चीजें भी ले सकते हैं और आप वस्तुएं भी ले सकते हैं। इसी को और मैं एक्सटेंड करता हूं। मैं तुम लोगों को कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं तो फ्री में तो नहीं करता हूं। मैं तुम्हें जो कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं उसके लिए मैं तुमसे क्या लेता हूं? फीस। और फीस जब मैं लेता हूं तो तुम घर से लाकर मुझे क्या देते हो? कैश। लेकिन ये कैश लेने के बदले में मुझे तुम्हें सर्विस देनी पड़ती है। मुझे तुम्हें क्या प्रोवाइड करानी पड़ती है? क्लासेस प्रोवाइड करानी पड़ती है। अगर मैं तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड कराना बंद कर दूं, मैं तुम्हें क्लासेस देना बंद कर दूं तो तुम मुझे फीस देना बंद कर दोगे। लेन देन, हम जब भी कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना पड़ता है। मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो जरूरी नहीं मैं आपको सामान ही दूं, हो सकता है मैं आपको कोई सर्विस देता हूं तो वो सर्विस होगी। लेकिन फ्री में कुछ नहीं हुआ, कुछ लिया गया है और बदले में कुछ दिया गया। ये जो लिया और दिया है ये हर ट्रांजैक्शन में आप देख लीजिए, कुछ आप ले भी रहे हैं और कुछ बदले में आपको देना भी पड़ रहा है। और दोनों चीजें सेम की होगी। अगर 10 रुपए का पेन लिया तो आप कैश 10 रुपए ही देंगे, उसको 20 रुपए नहीं देकर आने वाले। अब मैंने कंप्यूटर अगर खरीदा और उसकी वैल्यू 40,000 रुपए है तो मुझे कैश उसको कितना देना पड़ेगा? 40,000 ही देना पड़ेगा। ये हमेशा वैल्यू भी बराबर होती है। अगर मैंने एक बाइक जिसकी वैल्यू 25,000 पे लगाई है बेच दी है तो बाइक की कीमत अगर 25,000 पे है तो मैं उससे कैश भी कितना कलेक्ट करूंगा? 25,000 ही कलेक्ट करूंगा। अगर मेरा बिजली का बिल 6,000 पे आया तो 6,000 पे दूंगा, मतलब मैंने जो सर्विस ली थी उसकी वैल्यू 6,000 थी, तभी मुझे 6,000 देने पड़े। मैंने मेड की सर्विस ली, 1,000 रुपए की बात हुई थी तो 1,000 रुपए की सर्विस ली तो 1,000 रुपए कैश देना पड़ेगा। और अगर मैंने तुम्हें क्लासेस दिया और मैं कहता हूँ 5,000 रुपये मेरी फीस है तो 5,000 कैश दूंगा, तो इसका मैंने 5,000 रुपये की तुम्हें बदले में क्या दिया है? सर्विस दिया। हर एक डील 2-4 डील है, दो चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। जो कुछ हम गेट करते हैं वो सब डेबिट होता है और जो हम गिव करते हैं वो सब क्रेडिट होते हैं। सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। आपको जो कुछ भी गेट हो रहा है किसी भी डील में वो हमेशा डेबिट होगा। लाइक अगर मुझे पहली एंट्री को बोलना पड़े अकाउंट्स की लैंग्वेज में, नॉर्मल तो मैं पता है कि पेन लिया कैश है, लेकिन अगर अकाउंट्स की टर्म्स में कोई पूछे भी इसको अकाउंट्स की भाषा में कैसे बोलेंगे तो मैं बोलूंगा जी पेन तेरा अकाउंट डेबिट होगा, पेन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर कोई मुझे बोले जी कंप्यूटर हमने खरीदा तो उसकी क्या एंट्री होगी तो मैं बोलूंगा जी कंप्यूटर अकाउंट टू डेबिट होगा और कैश अकाउंट टू क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे मैंने बाइक बेची थी तो मुझे मिला क्या? कैश मिला, तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट टू डेबिट होगा और बाइक अकाउंट टू क्रेडिट होगा। मैंने बिजली का बिल भर दिया तो जो बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सर्विस मुझे गेट हुई है, ये वस्तु नहीं मिली है, मुझे सर्विस मिली है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट होगा और बदले में मुझे कैश जो देना पड़ा वो क्रेडिट होगा।
मैंने मेड की सर्विस ले ली है तो मेड की सर्विस को मैं डेबिट करूंगा और जो कैश मैंने दिया उसे क्रेडिट करूंगा। और लास्ट में मैंने अगर तुम्हें क्लासेस प्रोवाइड की तो मुझे कैश रिसीव होगा, मैं इस कैश को डेबिट करूंगा और जो क्लासेस है, क्लासेस या फीस के अकाउंट को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। बिल्कुल सिंपल। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी डील में आपको क्या मिला, कोई ना कोई तो बेनिफिट मिला होगा ना, कोई ना कोई तो सर्विस या वस्तु ली होगी ना तुमने। तो जो भी सर्विस या वस्तु तुमने ली है उसको डेबिट करना है, जो कुछ भी तुमने लिया है उसे डेबिट करना है। और जो दिया है, फ्री में कुछ नहीं मिला है, आपने कुछ लिया है तो बदले में कुछ ना कुछ तो जरूर दिया ही होगा, जो आपने दिया है उसे क्रेडिट करना है। कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन, सिंपल कॉमन सेंस। लेन देन, लिया अलग दिया अलग। जो लिया है वो डेबिट है और जो दिया है वो क्रेडिट है। क्लियर है बात? चलिए अब इसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देता हूं मैं। थर्ड, सम टाइम, ये बात तो मैंने बोल दी कि चीजें साइमल्टेनियस होती है, फौरन लेन देन होता है। हम अगर ये पेन लेते हैं तो हमें उसके पैसे फौरन दुकानदार को देने होते हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी इसमें डिले हो जाते हैं। मेरा दुकान पे उधार खाता चलता है, मैंने पेन खरीदा और जैसे ही पैसे मांगे मैंने बोला भाई हिसाब में लिख लो, भाई हिसाब में लिख लो। अब अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि यहां पर पेन तो मेरे पास आ गया है ₹30 का, लेकिन जो कैश देना था वो भी मैंने दिया नहीं है, ₹30। ऑब्वियसली पेन लिया है तो फ्री में तो उसने मुझे नहीं दिया है, पैसे तो मुझे देने होंगे, लेकिन अभी मैंने उसे बोल दिया भाई हिसाब में लिख ले, बाद में दूंगा। चीज मैंने ले ली, देना था बट मैंने इसे दिया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो डील आपका हुआ है वो पार्टली कंप्लीट हो गया लेकिन पार्टली फ्यूचर में पोस्टपोन कर दिया गया। पेन तो हमने ले लिया है, पेमेंट तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं की गई, इसे फ्यूचर में पोस्टपोन किया जा रहा है। पहली बात समझ लेना, अगर कोई भी डील आप कर रहे हैं और उसमें फौरन लेन देन पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर एक ना एक पर्सन प्रॉमिस जरूर कर रहा है उसे फ्यूचर में कंप्लीट करने का। जब मैं उसे बोलता हूं कि भाई ये हिसाब में लिख लेना, मतलब एक तरीके से मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं किस चीज का, कि मैं फ्यूचर में उसके बदले में वो कैश दे दूंगा। अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में उसका पैसा दे दूंगा। ध्यान रखना, अगर आपको फौरन पैसा ना मिले या फौरन डील के अंदर चीज दी है बदले में दूसरी चीज ना मिले, डेफिनेटली उसके अंदर दूसरा पर्सन एक प्रॉमिस कर रहा है और इस प्रॉमिस को फ्यूचर में उसी वस्तु से पूरा किया जाएगा जो वस्तु आज ही मिल जानी चाहिए थी। लाइक अब मैंने पेन खरीद लिया तो मुझे आज उसे कैश देना था, अगर मैंने आज कैश नहीं दिया तो ये एक फ्यूचर के अंदर कैश देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगा। हर एक प्रॉमिस जो किया जाता है उसको फ्यूचर में उसी चीज से कंप्लीट किया जाता है जिसके कि आज होना चाहिए था। मतलब आज मैंने प्रॉमिस क्रिएट किया तो फ्यूचर में मैं उस क्रिएट प्रॉमिस को क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट करने का मतलब मैं उसको पूरा करने के लिए कैश दूंगा। यह अब हमारी थर्ड टाइप क्रिएट करता है। जब भी कोई प्रॉमिस होगा तो ये प्रॉमिस जब किया जाएगा तो आपने कैश तो नहीं दिया, लेकिन प्रॉमिस किसी ना किसी पर्सन को करके जरूर आए होंगे। जिस पर्सन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिस पर्सन को प्रॉमिस किया गया या जिस पर्सन से प्रॉमिस लिया गया, वो पर्सन एक नेम के साथ अकाउंट में क्रिएट किया जाता है और बाद में ये नेम सेटल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने पेन जो परचेज किया वो एक रवि स्टेशनर से खरीदा, तो ये प्रॉमिस मैंने किसको दिया होगा, रवि स्टेशनर्स। तो अकाउंट्स की भाषा में कैश तो मैंने नहीं दिया लेकिन एक प्रॉमिस मैंने दे दिया, तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए, पेन अकाउंट डेबिट टू रवि स्टेशनर, या पेन अकाउंट को डेबिट करेंगे और रवि स्टेशनर को क्रेडिट करेंगे। और ध्यान रखना, जिंदगी में कभी कोई पर्सन एक्टिव नहीं रह सकता, एक ना एक दिन उसके प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा। अगले दिन मैंने जाके रवि स्टेशनर की पेमेंट कर दी।
जैसे ही मैं रवि स्टेशनरी की पेमेंट करूंगा, जो मेरा अधूरा प्रॉमिस था, मुझे कैश पहले देना चाहिए था, मैं अपना कैश देने वाला हूं। मेरे पास से जा रहा है कैश, कितना 30 रुपये, और अब मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ये मिल मुझे ऑलरेडी पूछ चुका था, किससे मिल चुका था, रवि स्टेशनर से। तो यहाँ पे जब प्रॉमिस पूरा किया जाएगा तो जो अकाउंट हमने पहले क्रिएट किया था उसे कैंसिल करने के लिए हम उसे रिवर्स कर देते हैं 30 रुपये। मिलने वाला कुछ भी नहीं है, पैसे देकर आ जाएंगे खाली हाथ। तो पैसे आपने दिया आपने, देन तो हो गया, लेन कुछ भी नहीं है, लेन तो पहले ही हो चुका है। तो आपने ये प्रॉमिस रियलिटी में कंप्लीट किया है, तो जिस पर्सन से आपने प्रॉमिस किया था उसी पर्सन के नेम को आप रिवर्स करके खत्म कर देंगे, प्रॉमिस कंप्लीट। तो इस समय हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, इस समय बोलेंगे रवि स्टेशनर्स डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट। इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं कहता हूं कि से अभी जो बाइक हमने बेची थी 25,000 रुपए की, उसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। मैंने ये बाइक अपने एक दोस्त को बेची, दोस्त ने बोला भाई बाइक मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ। ऑब्वियसली मैं बाइक उसे दे रहा हूँ, 25,000 की बाइक है। अगर वो 25,000 रुपये की बाइक लेकर जा रहा है तो मैं उससे किस चीज़ की डिमांड करूँगा, मैं कहूँगा भैया मुझे उसके बदले में कैश दे जा, कितना 25,000 रुपये, दोनों वैल्यू सेम होगी। और मैं किसे डेबिट बोलूंगा और किसे क्रेडिट बोलूंगा, मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट हो जा, बाइक अकाउंट क्रेडिट हो जा। बट ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त मुझे बोले कि भाई बाइक तो तू दे दे, मैं लेकर जाता हूं, कल बैंक से पैसे निकाल के तुझे दे दूंगा। और मेरा दोस्त है, मुझे भरोसा है उसकी बात पे कि ठीक है भाई तू ले जा, पैसे तू मत दे जा, कल दे जाइयो। ध्यान रखना, मैंने बाइक उसे दे दी है, लेकिन ये नहीं कि पैसा कभी नहीं मांगूंगा। आज ही पैसा दे देता तो बात खत्म हो जाती। मैंने कहा ठीक है तुझे जा बाइक, पैसे तू कल दे दियो। सीधी सी बात है, मुझे अगर कैश नहीं मिला तो पक्की बात है एक प्रॉमिस तो मिल रहा है ना कि कल वो पैसा देगा। कौन कर रहा है प्रॉमिस, माय फ्रेंड। पर्सन हमेशा प्रॉमिस करता है, तो जो माय फ्रेंड है, मैं कैश तो नहीं लिया लेकिन मैंने एक प्रॉमिस लिया, तो जो भी प्रॉमिस का क्रिएटर है उसका नाम भर दिया जाएगा। तो कैश तो नहीं मिला, उसकी वजह मिल गया माय फ्रेंड। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे अकाउंट्स में तुम क्या एंट्री बनाओगे, तो मैं बोलूंगा जी माय फ्रेंड अकाउंट डेबिट और बाइक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ध्यान रखना, माय फ्रेंड कभी भी एक्टिव जिंदगी भर के लिए नहीं रह सकता। फ्रेंड से जो प्रॉमिस हुआ था एक ना एक दिन वो प्रॉमिस उसे पूरा करना पड़ेगा, और कल ही उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। और क्या चीज मुझे शुरू में ही मिल जानी चाहिए थी, कैश। वही कैश अब मुझे डे 1 पे अगर नहीं मिला तो डे 2 पे पक्का मिलेगा। मैं कहूंगा भैया कैश मुझे दे जाओ, और कितना कैश लूंगा उससे, 25,000। ध्यान रखना, पहले आपने सिर्फ दिया था, अब सिर्फ लेंगे, बाइक नहीं देनी। रियलिटी में सिर्फ ये प्रॉमिस जो पूरा किया जा रहा है उसकी बात है। और हमने देखो फ्रेंड को डेबिट किया था, तो जब ये प्रॉमिस क्रिएट हुआ कंप्लीट होगा तो उस फ्रेंड को हम रिवर्स कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माय फ्रेंड 25,000। और हर वो पर्सन जो क्रिएट होता है वो थोड़े दिन के बाद वो कंप्लीट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। आपने डेबिट करके एक प्रॉमिस को क्रिएट किया और फिर बाद में क्रेडिट करके उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर देंगे। और अब डे 2 को अगर मुझसे पूछे कोई जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो मैं बोलूँगा जी कैश अकाउंट डेबिट होगा और माय फ्रेंड अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने बाइक उसे दे दी, बाइक मुझे देनी पड़ी, 25,000 रुपये की मैंने बाइक उसको दे दी, बाइक मेरी ले गया वो। उस समय वो घर में से 15,000 ही जेब में डाल के लाया था, बाकी के 10,000 क्या मैं उससे लूंगा नहीं, बिल्कुल लूंगा। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, आज तुम 10,000 दे जाओ, 15,000 दे जाओ, 10,000 तुम कल दे देना। अब ध्यान रखना, मैंने जो बाइक 25,000 की दी है उसके बदले में मुझे कैश मिल गया, लेकिन कैश मुझे पूरा नहीं मिला है, कैश मुझे मिला है जस्ट 15,000। लेकिन साथ में मुझे एक प्रॉमिस भी मिला है कि वो बाकी के 10,000 कल दे जाएगा। और कितने पैसे वो कल दे जाएगा, 10,000 पे। कौन दे जाएगा, माय फ्रेंड। ध्यान रखना, ये प्रॉमिस है, और प्रॉमिस कभी भी सिर्फ क्रिएट नहीं होता, उसे पूरा भी करना पड़ता है। तो आज अगर मुझसे कोई पूछे डे 1 आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो मैं डे 1 को बोलूंगा भैया 2 अकाउंट डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट करूंगा 15,000 रुपये से,
फ्रेंड को भी डेबिट करूंगा 10,000 से और बाइक को क्रेडिट करूंगा 25,000 से, और जो फ्रेंड है उस पर मैंने स्टार मार्क लगा दिया क्योंकि ये प्रॉमिस है, और प्रॉमिस है तो कल उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, और आज जिसे डेबिट किया है प्रॉमिस जिस समय पूरा होगा मैं उसे क्रेडिट में डाल दूंगा। डे 2 मेरा फ्रेंड आएगा, कितने पैसे लेकर आएगा? क्या पूरे के पूरे 25,000? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 10,000 वो मुझे कैश हो देगा, और ये फ्रेंड ने दिया मुझे, अब उसको इस समय कुछ भी देना नहीं पड़ा, दे तो मैं पहले ही उसे चुका हूं। 10,000 रुपये का जो प्रॉमिस क्रिएट हुआ था वो प्रॉमिस जो है वो पूरा कर रहा है। और डे 2 को जो मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी वो एंट्री बनानी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा और माय फ्रेंड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से मैंने लोन ले लिया। बताएंगे बैंक से जब लोन मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें? पैसा, पैसा मिलता नहीं। से 50,000 रुपये का लोन लिया। अच्छा वो बताइए, जब मैंने लोन लिया तो कैश, दिया क्या? कोई सामान दिया उसको? नहीं। मैंने बैंक को लेकिन एक प्रॉमिस किया कि मैं ये पैसा आपका फ्यूचर में वापस कर दूंगा। आपने अगर कोई वस्तु नहीं दी, कोई सर्विस नहीं दी, तो कोई प्रॉमिस आपने जरूर दिया होगा फिर उसको, और इस प्रॉमिस को किसको देकर आए हैं आप? बैंक को देकर आए हैं। तो बैंक लोन का प्रॉमिस हो गया 50,000 रुपया। और ध्यान रखना, जितने भी प्रॉमिस क्रिएट होते हैं ना बाद में कंप्लीट करने पड़ते हैं। आज आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और एक ना एक दिन अपना वादा आप निभाएंगे। जब वादा निभाएंगे तो क्या करेंगे? जो आपने कैश लिया था वो कैश आप उसको दे देंगे। तो यहाँ पे जो कैश पहले डेबिट साइड में था, लेते वक्त था, वही कैश कहाँ पे चला जाएगा? देते वक्त चला जाएगा। और ये प्रॉमिस आपने कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक लोन लिखेंगे ₹50,000। सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी मेरे ख्याल से इसके अंदर रूल और रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हमें सिर्फ ये देखना है कि लिया हमने क्या है और दिया हमने क्या है। ले हम 2 टाइप की चीजें सकते हैं, वस्तुएं ले सकते हैं और सर्विसेज ले सकते हैं। अगर उसमें किसी भी किस्म का डिले है, देना भी पड़ेगा साथ में, तो अगर किसी किस्म का डिले है तो वहां पे प्रॉमिस आ जाए। लेकिन प्रॉमिस हमेशा 2 फोल्ड होता है, पहले क्रिएशन होता है और उसके बाद फिर फुलफिलमेंट होता है। प्रॉमिस हम ले भी सकते हैं और प्रॉमिस हम दे भी सकते हैं। एक इसमें लास्ट सिचुएशन और होती है, और उसके बाद आप किसी भी टाइप की जर्नल एंट्री को बना सकते हैं विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, विदाउट एनी मेथड। और वो है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज मिल तो गई है बट बिना किसी चीज को दिए, बिना किसी सर्विस को दिए, बिना कोई प्रॉमिस किए। और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो वो आपके लिए प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। इस चीज को जरा समझें, ये क्या सिचुएशन हो सकती है। मैं कहता हूं कि आप किसी दिन कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपको एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला। बताइए, मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला और आपने उठा लिया, तो आपको कुछ गेट हुआ या कुछ आपको देना पड़ा? आपको गेट हुआ, आपने कुछ लिया है। क्या लिया आपने? मोबाइल। और आपने उसकी वैल्यू को माना कि से मोबाइल 5,000 रुपये का था। अब ये 5,000 रुपये का मोबाइल तो आपने ले लिया, बदले में आपने क्या किसी को कुछ दिया इसके लिए? मोबाइल लेने के बदले में, अगर दुकान से खरीदा होता तो 5,000 का मोबाइल लिया होता तो बदले में 5,000 रुपये उसको पैसे दिए होते। किसी फ्रेंड से अगर लिया होता तो 5,000 रुपये का मोबाइल ले तो 5,000 रुपये आज या तो कैश देते, नहीं तो एक प्रॉमिस करते थे कल या परसों तुझे दे जाएंगे। ना आपने दुकान से खरीदा ना फ्रेंड से, आपने मोबाइल लिया लेकिन बदले में आपने कुछ भी नहीं दिया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको गेट तो हुआ बट गिव कुछ भी नहीं करना, ना आज ना फ्यूचर में, दैट मीन्स ये तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट हो गया और तुम इसे एज ए प्रॉफिट अपने बुक्स में शो कर देना कि 5,000 रुपये का हमें हो गया फायदा। सीधी सी बात है, 5,000 का मोबाइल लिया और दिया कुछ भी नहीं तो इसे फायदा ही बोलेंगे ना। तो एक चीज और हो सकती है, गेट अगर है और गिव कुछ भी नहीं है तो प्रॉफिट हो जाएगा, जिसके हम रीजन लिखेंगे क्यों प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होगा गुड्स फाउंड, दैट्स इट। अच्छा, और क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने चीज दे दी है लेकिन बदले में कुछ मिला नहीं है। हो सकता है ऐसे ही एक दिन आपका खुद का मोबाइल फोन जेब से गिर जाए। अब अगर आपका मोबाइल फोन गिर गया तो इसका मतलब आपके पास ये चीज चली, देन का मतलब दिया और खोया, दोनों चीजें समझो इसमें। तो मोबाइल आपके पास से चला गया। अगर हमने किसी को बेचा होता
5,000 का मोबाइल, तो 5,000 पे मुझे कैश मिल जाती। कोई दोस्त ले गया होता तो आज नहीं तो कल वो मुझे कैश देता, मैं प्रॉमिस क्रिएट कर देता, लेकिन ना मुझे कैश मिला ना कैश मिलने की संभावना है, लेकिन मोबाइल मेरा चला गया। तो अगर कुछ भी नहीं मिला तो ये इसका मतलब तुम्हारा बैड लक है, तुम्हारा लॉस है, और तब तुम 5,000 पे किसके अंदर डेबिट कर दोगे? लॉस के अकाउंट में डेबिट कर दोगे। मैं कहता हूँ मेरी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और आग लगने के कारण मेरी 50,000 रुपये की मशीन डिस्ट्रॉय हो गई। बताइए आग लगने से मिला क्या और गया क्या? मिला तो कुछ भी नहीं, गई मशीन, जो गया वो क्रेडिट होगा। और 50,000 की मशीन गई और ना कुछ मिला ना कुछ मिलने वाला है, तो इसे क्या बोलेंगे? हमें क्या हो गया? जानने के बाद कुछ ना मिले तो लॉस हो गया, और लॉस का अकाउंट 50,000 रुपये से हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे से कोई चीज लेकर गया था, फ्रेंड को छोड़ देता हूँ, एक कस्टमर था, रवि नाम था उसका। रवि नाम का कस्टमर था, वो मेरी दुकान पे आया, उसने कहा सर ऐसा है 10,000 रुपये का सामान मुझे दे दो, पैसे मैं कल दे जाऊंगा। पुराना ग्राहक था, कई बार वो मेरे से सामान खरीद के जा चुका है, आज पहली बार उसने सामान उधार मांगा तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है तुम सामान ले लो। मैंने उसे सामान बेच दिया, मैंने सेल कर दी गुड्स की, गुड्स मैंने उसको दे दिया 10,000 रुपये का। पैसे मुझे मिलने हैं लेकिन फिलहाल कैश नहीं मिल रहा है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अगले हफ्ते दे देगा, कोई बात नहीं, कैश नहीं मिला तो एक प्रॉमिस तो मिला ही है, एश्योरेंस तो उसने किया ही है। तो मैं उसका नाम पूछूंगा, भैया क्या है तेरा नाम? रवि। 10,000 रुपये, मेरी एंट्री रेडी हो गई, मैं रवि को डेबिट करूंगा और गुड्स को क्रेडिट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना रवि एक पर्सन है और इसे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। कई दिन के बाद रवि मुझे नजर नहीं आया, कई दिन मैंने वेट किया, रवि मुझे नजर नहीं आया। बाद में जब पता करवाया तो पता चला कि रवि तो शहर छोड़ के चला गया, और अब कहां गया कब आएगा कुछ पता नहीं। क्या हुआ? एक वादा जो मुझे कोई देकर गया था वो अब पूरा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इस वादे को अपना क्या मान लूंगा? नुकसान हो गया। तो मैं क्या करूंगा? नुकसान होने पर इस वादे को मैं खत्म मानूंगा। खत्म करने के लिए डेबिट था, क्या करेंगे? इसे रवि को क्रेडिट कर देंगे। और कुछ नहीं मिला, ये वादा खत्म हो गया, पैसा वैसे मिलना चाहिए था लेकिन वादा खत्म हो गया और कुछ नहीं मिला, तो मैं इसे लिखूंगा लॉस। लॉस के रीजन को हम बाद में देखेंगे क्या नाम होते हैं, लेकिन लॉस को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन हर एक प्रॉमिस जो क्रिएट हुआ है कभी ना कभी कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट होगा और आपको पैसा मिल जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा। इस समय हमारी एंट्री हो जाएगी लॉस, जिसका कि टेक्निकल नेम होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और रवि का नाम हो जाएगा क्रेडिट। तो हम जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इसमें सिर्फ यही 4 तरह की चीजें होती हैं हमारे सामने। नंबर 1 वस्तुओं का लेन देन हो सकता है, लिया है तो डेबिट, दिया है तो क्रेडिट। नंबर 2 सर्विसेज का लेन देन हो सकता है, कोई सर्विस आपको मिल रही है, कोई आपको सर्विस दे रहा है तो आपके लिए डेबिट, और आप लोगों की सर्विस देते हैं तो हो जाएगी क्रेडिट। तीसरा आपको प्रॉमिस मिल सकता है या प्रॉमिस देना पड़ सकता है। अगर आपने प्रॉमिस लिया है तो आपके लिए डेबिट हो जाएगा, और आपने प्रॉमिस किया है तो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। और चौथा इसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ देना पड़ा लेकिन कुछ मिला नहीं, तो दिया तो सही लेकिन मिला कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो कुछ नहीं मिला वो लॉस हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा। और आपने कुछ ले लिया लेकिन कुछ दिया नहीं, तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, और उस प्रॉफिट के कारण को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो बिना किसी रूल के, बिना किसी रेगुलेशन के भी जर्नल एंट्रीज बनाई जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमने लिया क्या और हमने दिया क्या। लेन देन जर्नल एंट्री, ठीक है, कंप्लीट है।